10,000 पेड़ लगाने का फिलहाल मेरा टारगेट है। जो 10,000 पेड़ मैं लगा रहा हूँ, 1000 स्कूल में सेमिनार्स कर रहा हूँ, यूथ के साथ कोलैबोरेट किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है। और कल में रोने से अच्छा है कि आज मैं मेहनत करूँ। मैं नहीं चाहता कि आने वाली जनरेशन रोए, उसके लिए आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, ताकि आने वाले टाइम के लिए कुछ तो ऐसा हो जो मैं लोगों के लिए एटलीस्ट उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाऊँ। Hello everyone, I'm Shamuli and today at Inspired by Read Foundation, we are here with Ashutosh Pandey, who also goes by the name Ashutosh Motivation on their Instagram. Currently, they are on a journey to complete 16,000 kilometers on foot, and right now they have already completed 7,400 kilometers. So let's learn more about this inspiring person from the man himself. Over to you, sir. आपका आपकी थैंक यू जर्नी सो आप मच इस जर्नी में संगीता। कैसे आए एंड आपका मोटिव क्या रहा है? Yes, I will start my journey 4 December 2022 from India, and because this is Vande Bharat Yatra. I was live back 7 years in Delhi, and this side is very critical condition climate point of view. And first COVID time, I was lost my two friends, lack of oxygen, and that time I was very depressed. I was worked with education department back 7 years in Delhi. So I was that time I was realized money is not everything, but human values is the most important thing. In 1952, we had 36 crore population, but now 152 crore something population. That time population is very high, population is very low, and it is very high. But now population is very high and it is very low. Every people consume polluted air, filter water, chemical food, but no one talk about this topic. Everyone talk about only money, fame, power, and no one talk about how can protect our mother. So that time I was realized and I was decide कि मैं आपको कुछ अलग करना चाहता हूँ और अपनी जर्नी को कुछ नए तरीके से कहीं ना कहीं मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। बिकॉज जब मैं बहुत छोटा था उस टाइम भी मुझ में एक चीज थी कि मुझे सिर्फ भारत देश में रहना नहीं है, मुझे इस भारतवर्ष के लिए कुछ ना कुछ करना है। क्योंकि हमारी जो भारत में जो पॉपुलेशन है ना वो 152 करोड़ हो चुकी है, जहाँ पर यूथ पोटेंशियल जो है 55% का यूथ पोटेंशियल है। और जो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर डाटा कंज्यूम करते चला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू WHO, लोग अपनी 10 साल की जिंदगी, जो लोग दिल्ली के अंदर रह रहे हैं वो सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से अपनी 10 साल की जिंदगी लॉस कर देते हैं। इस पे कोई बात नहीं कर रहा था। फिर मैं जॉब कर रहा था पिछले 7 साल से एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और जब मेरे दो दोस्त खत्म हुए ऑक्सीजन न मिलने की वजह से, उस टाइम मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो फिर मैंने 2022 में अपनी जॉब रिजाइन कर दी और ये जर्नी स्टार्ट होती है 4 दिसंबर 2022। और 28 नवंबर को मैंने अपनी जॉब रिजाइन करी। वहां से रिजाइन करके मैं अपनी माता जी को फोन करता हूँ अपने घर में। मैंने उनसे बोला कि यार मम्मी मुझे जॉब नहीं करनी फिलहाल, अब मुझे कुछ और करना है, कुछ मैं बड़ा करना चाहता हूँ। तो उनको लगा हो सकता है इसके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा हो, एक बड़ा प्लान होगा। तो मैं रिजाइन करके घर पहुंचता हूँ और घर पहुंचने के बाद जब मैंने उनको बोला कि यार मम्मी मैं पूरे देश की 10,000 किलोमीटर, पहले जो मेरी जर्नी थी वो 10,000 किलोमीटर की, हाइपोथेटिकल एक नंबर मैंने लिया था कि इतना मुझे करना पड़ेगा, बट चलने के बाद मैंने चेंज किया उसको, 16,000 किलोमीटर अभी हो गई है। तो मैंने बोला कि 10,000 किलोमीटर की मैं वंदे भारत पद यात्रा करूंगा जो इन्वायरमेंट को लेके किया जाएगा। तो उनको तो पद यात्रा समझ में आई, बट इन्वायरमेंट को लेके ये कुछ समझ में नहीं आया। और उनको ये लगा कि मैं संन्यास ले रहा हूँ। और उस चीज को लेके फिर वो एक्चुअली एंजाइटी से सफर करती है, वो एंजाइटी पेशेंट है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा सोचने लगी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई और उसके बाद वो बहुत रोने होने लगी। फिर उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और वहां पर मेरे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरी फैमिली के साथ साथ मेरी सोसाइटी सोसाइटी के साथ जो मेरे रिलेशन वाले थे ना, वो मेरी जान खा लिए। उन्होंने कहा तेरे पास में कोई काम तो था नहीं, तेरी वजह से अगर इनको कुछ हो जाएगा तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो मैंने उनसे बोला कि क्यों हो जाएगा, मतलब ऐसा मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूँ? मैं तो केवल अपनी मदर अर्थ के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए जा रहा हूँ। और अगर पैसा मैं नहीं कमाऊंगा, ठीक है, मैं बहुत अच्छी लाइफ नहीं जी सकता, बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ नहीं जी सकता, बट एटलीस्ट हो सकता है किसी की लाइफ में वैल्यू तो ऐड तक पहुंच, लोग मुझसे इंस्पायर तो होंगे। और दूसरी चीज ये होगा कि मैं कौन सी किसी की लाइफ में गलत काम करने जा रहा हूँ, एटलीस्ट कुछ नहीं तो मैं किसी की लाइफ में थोड़ी बहुत तो वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। बट लोग समझ नहीं रहे थे, उनको लग रहा था ये पागल हो गया, साइको हो गया। तो वहां से अब जर्नी स्टार्ट होनी थी। फिर मेरी माता जी हॉस्पिटलाइज हो गई, और जब वो हॉस्पिटलाइज हुई क्योंकि सोच सोच के बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर 3 तारीख की रात की बात है, बहुत ये 3 दिसंबर की बात है। 3 दिसंबर में उनके पास मैं रात में 8 बजे बैठता हूँ, मैं उनका हाथ पकड़ के मैंने बोला यार मम्मी जैसा आप बोलोगे ना मैं वैसा करूंगा, बस आप ठीक हो जाओ। तो उनका बस एक सेंटेंस था, तू यहाँ से चला जा दिल्ली, जॉब ज्वाइन कर ले। मैं बोला ठीक है। तो मैंने अपनी तुरंत रेड बस की टिकट बुक करी और उसके बाद मैं बस लिया, बस लेके मैं दिल्ली के लिए निकल रहा था। लखनऊ पड़ता है सुल्तानपुर जिले से 150 किलोमीटर दूर लखनऊ। मैं चलती बस से उतर गया और मेरे एक दोस्त है रजनीश पांडे, मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको बोला यार भैया मैं कर नहीं पाऊंगा,
ठीक है, अगर मैंने कर लिया ना तो खुद को बेच के आज मैं इस काम को कर दूंगा, कुछ पैसे तो घर पे दे दूंगा, बट आशुतोष अपने आप को खत्म कर देगा, मतलब जो उसकी चीजें हैं ना वो अंदर से खत्म हो जाएंगी, एक जिंदा लाश की तरह काम करेगा। फिर मेरी उनसे 1 घंटे तक इसको लेके बातचीत हुई। मैंने उनसे कहा कि अ, फिलहाल मुझे करना यही है, और इस काम को लेके मैं रो रहा था, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा रियलाइज हो रहा था कि यार मैं सच में कुछ करने जा रहा हूँ, और मैं रोए जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम आ जाओ लखनऊ, लखनऊ से तुम पहुंचो अयोध्या, बिना किसी को बताए हम इस यात्रा को शुरू कर देते हैं। 3 महीने तक हम उनको सैलरी भेजते रहेंगे, उनको लगेगा कि जॉब कर रहा है, ठीक है, किसी को पता चलेगा नहीं, और 3 महीने में 2-3 स्टेट तुम क्रॉस कर जाओगे, और फिर हो सकता है थोड़ी बहुत एक्सेप्टेंस आ जाए, तब तक मीडिया या सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ तुम्हें लोग कवर करना शुरू कर देंगे। तो हमने ये प्लान किया, और हमने यही सोच के अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्लान कर लिया। अब मैं रात को 4 बजे के आसपास बस पकड़ता हूँ, और सुबह 6:30 बजे मैं अयोध्या पहुंच जाता हूँ। उधर रजनीश भाई भी आते हैं, और वहां पहुंचने के बाद फिर हमने क्या किया कि दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद हमने अपनी यात्रा शुरू करी। फिर मैंने एक वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे पता था कि बाद में अगर कोई मुझसे जस्टिफिकेशन मांगेगा तो मेरे पास में कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, और इवन कलेक्ट्रेट को भी इन्फॉर्म नहीं किया था। इन्फॉर्म इसलिए नहीं किया था कि अगर हमें इन्फॉर्म करता तो उसमें फैमिली इन्वॉल्व होती, और अगर फैमिली इन्वॉल्व होती तो मुझे चलने न थी, तो वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम थी। तो मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, मैंने जस्ट वीडियो बनाई, और वीडियो बना के मैंने उसको यात्रा शुरू करी। फर्स्ट टाइम मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और 4 दिसंबर 2022 में बहुत ठंडी थी यूपी के अंदर। 5 बजे के आसपास बहुत अच्छा कोहरा हो जाता है। बहुत ठंडी होने की वजह से 4-5 बजे के आसपास मैं रुकने के लिए लोगों से मिलना शुरू किया। अब मेरे पास में केवल मेरी बैग थी, तब ये केवल बैग थी, और इस बैग के पास, इसके साथ मेरे पास नई स्लोगन था, और नई मेरे पास में कोई फ्लैग था, क्योंकि मुझे नहीं पता था, प्रोटोकॉल भी मेंटेन करना पड़ता है कुछ। जस्ट मैंने स्टार्ट किया था। तो 5 बजे के आसपास जब मैंने लोगों से हेल्प मांगने लगा रुकने के लिए, क्योंकि मैं गांव से बाहर, थोड़ा सा शहर से बाहर आ गया था, तो जब मैंने लोगों से हेल्प मांगना शुरू किया कि मुझे रहना है, तो लोगों ने मेरे आधार कार्ड चेक किए, और लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये ऐसा लड़का है जो फिलहाल ऐसा करने जा रहा है। उनको लग रहा था इसको भूत सवार है, वो भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे। तो ऐसे करते करते लगभग लगभग 25 से 30 फैमिली में गया, और किसी ने भी मुझे रहने की जगह नहीं दी, इवन टेम्पल वाले भी रहने की जगह नहीं दे रहे। अब या तो मेरे पास में ऑप्शन था कि मैं वापस जाता अयोध्या, वहां पे होटल लेता, और या फिर वहीं पे रुकता। क्योंकि मैं गांव में आ गया था, कोई होटल नहीं था। तो रात को 8:30 बजे की बात है, मुझे याद है, वहां पे एक दीदी थी जो फूल बना रही थी, वो राम मंदिर के नीचे ही वहां पे फूल की दुकान है उनकी, वहां पे फूल बेचती है। तो मैंने उनसे कहा यार दीदी मुझे सोने दीजिए, कल सुबह 6:30 बजे चला जाऊंगा। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ के लिटरली खड़ा हुआ। अब उस चीज को देखते हुए उन्होंने बोला कि एक काम करना बेटा, इसको ना आप सफा कर लेना, ठीक है, और इस पे सोना। वो वहां पे 1 घंटा बैठा, चेयर देती है, 1 घंटा बैठा, वो 9:30 बजे तक फूल बनाती है, और 9:30 बजे के बाद जैसे वो हटती है, मैं इतना थक गया था, इतना थक गया था, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट नाइट थी मेरी। मैं तुरंत चादर लेता हूँ, बिछाता हूँ, और 3-4 कपड़े पहन के, ऊपर से जैकेट पहनता हूँ, ऊपर से कैप लगाता हूँ, क्योंकि ठंड बहुत थी, और बस बैग को चिपका के लेट जाता हूँ। रात में 10:30 बजे मेरे लिए वो खाना लेके आता है, तो रात में खाना 2 रोटी खाता हूँ। मैं सो नहीं पाता पूरी रात, इसलिए क्योंकि वहां से जो गाड़ियां चल रही थी ना, उसकी हवा मुझे लगी, और बिल्कुल हाईवे था, तो उसकी जो हवा लग रही थी, उससे पूरी रात मुझे ठंडी लग रही थी। अब ठंडी लगने की वजह से मैं सो नहीं पाया। सुबह 5:30 बजा, सुबह 5:30 बजने के बाद मैं जल्दी से उठा, ब्रश किया, और अपनी जर्नी के लिए निकलना शुरू किया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 10 बजते बजते जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, वो वीडियो मेरी माता जी को रिकमेंड हो जाती। अब यहाँ एक बहुत बड़े लेवल पे ट्विस्ट। अब उसके बाद से फिर से लोगों का फोन आना शुरू हो गया कि भाई तू ना मानेगा, तू चाहता है कि ये खत्म हो जाए। लिटरली लोगों ने यही बोला कि तू चाहता है कि ये खत्म हो जाए, ये जिन्ना है, तुझे पसंद नहीं है। और ऐसा वो बोलना शुरू किया, मैं सच में रोने लगा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि अपनी मम्मी से कौन मतलब ऐसा सुनना चाहेगा। मैं अपनी माँ को इतना प्यार करता हूँ, इसको कोई सोच भी नहीं सकता। मैं अपनी मदर अर्थ के लिए इतना कर रहा हूँ, तो जिसने मुझे जन्म दिया हो उसको मैं कितना प्यार करूँ। अब ये लोग बोले जा रहे हैं और मैं रोए जा रहा हूँ। फिर मुझे लगा कि यार लास्ट में सोल्यूशन तो मम्मी ही है। तो मम्मी को फोन करता हूँ, और उनसे ही बात करता हूँ, उनसे ही एक बार सच में दिल से बात करता हूँ। तो मैंने उनसे कहा यार मम्मी, मुझे सिर्फ लखनऊ तक चलने दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं उसके बावजूद भी गलत काम कर रहा हूँ, तो जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा, बट आप मुझे सिर्फ लखनऊ तक पैदल चलने दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। यहाँ तक तो मानिए, उनको लगा इसका भूत सवार हुआ है, उस टाइम में खत्म हो जाएगा लखनऊ तक। लेकिन मैंने बोला इसकी एक कंडीशन है कि लखनऊ में आप सभी को आना जरूर पड़ेगा। अगर आप लोग लखनऊ आएंगे, उसके बावजूद आपको लगता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, तब तो मैं वहां पे खत्म कर दूंगा, और अगर नहीं आएंगे तो मैं अपनी जर्नी को फिर कंटिन्यू करूंगा। फिर आप मुझे ब्लेम मत करिए। तो यहाँ पे लोग एग्री कर गए, और वहां से फिर मैं चलना स्टार्ट किया। और तीसरे दिन मैं जब लखनऊ पहुंचने वाला था, तब मैंने भगवान को प्रे किया, यार कुछ प्रभु ऐसा कुछ कर देना कि जब वहां पे मैं पहुंचूं तो सब कुछ बदल जाए। अब ये लोग, जब मैं लखनऊ पहुंचता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरी फैमिली से कम 15 लोग आ जाते हैं। जीजा, दीदी, छोटा भाई, मौसी, उसके बाद मम्मी,
मम्मी की बहन, मतलब सब लोग मिलके 15 लोग वहां पहुंच गए। मैंने बोला पूरी भीड़ आ गई है यहाँ। अब सुबह का टाइम था तो मैं पूरी रात इसलिए परेशान रहा कि मैं सुबह ऐसा क्या हो जाए जिसकी वजह से ये लोग मान जाए, क्योंकि पूरी रात इसकी चर्चा रही कि कल तो यात्रा बंद होगी, कल से तुम जाओगे दिल्ली। ये पूरी रात लोग बात करते रहे। जैसे जैसे रात बीती और सुबह वहां पे लखनऊ के अंदर एक 10-90 चौराहा, 10-90 चौराहा, मैंने सोचा वहां से अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगा तो मैं मुख्यमंत्री आवास के सामने से निकलूंगा, चीफ मिनिस्टर के हाउस के सामने से जब मैं निकलूंगा तो वहां डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा। क्योंकि मेरे पास में भीड़ थी 15 लोगों की, उसमें 4-5 महिलाएं, बाकी और सब लोग थे। तो मुझे लगा वहां कुछ अच्छा हो सकता है, तो मैंने तुरंत रातों रात एक बैनर बनवाने के लिए बोला था। एक बैनर बनवाया और उसके लिए 2 लड़कों को पकड़ा दिया, उसके पीछे मैं चलता रहा, उसके साथ 2-3 झंडे ले लिए, तिरंगे ले लिए, और ये सब पूरा प्रोटोकॉल मैंने मेंटेन कर दिया और मैं पैदल चलना शुरू किया। जब वहां पे पहुंचा तो बहुत सारे पुलिस वाले थे जो वहां के सीएम आवास के प्रोटेक्शन में खड़े थे, वो सब मुझे आके घेर लिए। उनको लगा कौन आ रहा है। जब इसको देखा तो वहां पे भीड़ और इकट्ठा हो गई। जब भीड़ इकट्ठा हो गई तो वहां पे मीडिया आ गई तुरंत। और जब मीडिया आ गई तो मीडिया का मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ वहाँ। और जब मीडिया का इंटरव्यू हुआ तो मैंने उनको प्रॉपर तरीके से ब्रीफ किया कि सर जिस तरीके से आज भारत की पॉपुलेशन एक्सपैंड करी है, 1952 में हमारे पास में 36 करोड़ लोग थे, अभी हमारे पास में 152 करोड़ है। उस टाइम पेड़ ज्यादा हुआ करते थे, पॉपुलेशन कम थी, आज पॉपुलेशन ज्यादा है, पेड़ कम हो चुके हैं। उस कंडीशन में हम सर्वाइविंग स्थिति से नीचे जा रहे हैं। आने वाले टाइम में लोग पानी की तरह ऑक्सीजन को पैक करके बेचेंगे, जो बेचेगा वो तो जिंदा रहेगा बट जो खरीदेगा उसकी स्थितियां खराब हो जाएंगी। फिर मैंने सारे डेटा पे बात किया कि लखनऊ के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो एयर पोल्यूशन की वजह से अपनी 9.5 ईयर जिंदगी लॉस कर रहे हैं। जो लोग दिल्ली के अंदर रहे हैं, डब्ल्यूएचओ ने भी रिपोर्ट जारी करी है, उस वहां पे 11.1 ईयर्स अपनी जिंदगी लॉस कर दे रहे हैं। और हमने पैंडेमिक में लाखों लोगों को इसलिए गंवाया क्योंकि हम ऑक्सीजन नहीं दे पाए, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमने लाखों लोगों को गंवा दिया। उसी वजह से हमारी पूरी जीडीपी भी नीचे गई। अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ कि ऐसा क्लाइमेट क्राइसिस आई तो आने वाले टाइम में लोग मरेंगे, और जो बेशक बेकसूर लोग हैं वो मरेंगे, जो मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे के लोग हैं जो सर्वाइव भी नहीं कर सकते। फिलहाल मैं उनको लेके अपनी जॉब रिजाइन करके 10,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा हूँ। जब ये सब चीजें मैंने उनसे ब्रीफ करी तो वहां पे जो लोग खड़े थे उन्होंने, कुछ लोगों ने मेरी मम्मी का जाके पैर छुआ, और जब मेरी मम्मी का उन्होंने पैर छुआ तो मेरी मम्मी के आंख में आंसू आ गया था। उस टाइम थोड़ा सा वो इमोशनल हो गई थी। फिर मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा और मैंने उनसे एक बात बोली, यार मम्मी बहुत पैसा तो नहीं कमा सकता आपके, लेकिन अगर सही सलामत वापस आ गया ना तो शायद मैं आपको समाज से इतना सम्मान जरूर दिलाऊंगा कि आपकी 5 साल की जिंदगी और बढ़ जाएगी, बट आपको एक पैरासीटामोल नहीं खाना पड़ेगा। और फिर वहां से फैमिली एक्सेप्टेंस आती है और फिर मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। तो मुझे लगता है कि जब भी आप कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ भी चेंजेस चाहते हैं सोसाइटी में, फैमिली में, या इवन अपने अंदर, तो आपको पहले पेन को गेन करना पड़ता है। अभी 2 दिन पहले ही जब मैं तमिलनाडु स्टेट में पहुंचा तो मुझे कुत्ते ने काट लिया और कल मुझे इंजेक्शन भी लगेगा। अब यहाँ पर भी हूँ। उसके साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ना ही टेम्पल के अंदर आपको अलाउ करते हैं, ना ही यहाँ पर क्योंकि नॉर्थ इंडिया के साथ में, मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, यहाँ पर तो लैंग्वेज बैरियर भी है। एवरी पीपल्स कांट अंडरस्टैंड अबाउट माई सिचुएशन बिकॉज ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। उनको इंग्लिश भी नहीं आ रही है, उनको हिंदी भी नहीं आ रही। तो रूरल एरियाज के अंदर जब आप ट्रैवल करते हो, मैक्सिमम टाइम मैं रूरल एरियाज में ही ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि आप पैदल चलते हो 30-35 किलोमीटर पैदल चलोगे तो आपको लोकल लोगों से हेल्प मांगनी पड़ती है। तो यहाँ के लोगों के साथ में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं। जैसे केरला हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, जिस जिस एरिया में हिंदी लैंग्वेज नहीं है और वहां पर मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम आती है, उसको फेस कर रहा हूँ। ऑल्सो वेदर बहुत हॉट है यहाँ का, उसी वजह से बहुत सारी चीजें आती है। तो चल रहा है। अभी 10,000 पेड़ लगाने का फिलहाल मेरा टारगेट है, जो 10,000 पेड़ मैं लगा रहा हूँ। 1,000 स्कूल में सेमिनार्स कर रहा हूँ, यूथ के साथ कोलैबोरेट किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है बेटा वी हैव टू मदर्स, फर्स्ट आवर बर्थ मदर, सेकंड आवर अर्थ मदर, सो प्लीज टेक केयर आवर मदर, because if you want life 5 minutes you need oxygen, if you want life 15 hours you need water, if you want life 24 hours ago you need food, everything come from our mother earth। तो हमें अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, विदाउट उसके हम 5 मिनट भी अपनी जिंदगी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर फिलहाल मैं अभी 10,000 किलोमीटर की, फिलहाल 16,000 किलोमीटर की अभी पद यात्रा कर रहा हूँ, और अभी तमिलनाडु स्टेट में पहुंच चुका हूँ, बिल्कुल बॉर्डर पे। यहाँ से कर्नाटका निकलूंगा, कर्नाटका से गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। फिर 2026 में उत्तर प्रदेश पहुंचूंगा, राम मंदिर, वहां पे 1 लाख पेड़ मेरे द्वारा लगाया जाएगा। ये बहुत 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 ओवरवेलमिंग है बिकॉज जो जो आप काम कर रहे हैं आई एम श्योर बहुत डिफिकल्ट है। एंड मतलब आप आपके दिन ब दिन आपको जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं आप कैसे कैसे काउंट कर रहे हैं बिकॉज हाँ, आई एम वही है श्योर कि मतलब बहुत। आपके पास, जब जब आपने किसी चीज को ले लिया है, मतलब मुझे लगता है कि जब आप कहते हैं ना कि जब इंसान इमोशनल होता है तो गिरा हुआ इंसान भी जिंदगी में बहुत कुछ कर जाता है, क्योंकि उसके पास में एक इमोशन होता है। मेरे पास में भी ना एक इमोशन है कि जो मेरे दोस्त हैं जो मेरी आंखों के सामने खत्म हुए, वो
आज भी मैं उनको भूल नहीं पाता हूँ। देखता हूँ मेरे बगल में ही एक मिनिस्टर का या किसी का तो लड़का था जिसको ऑक्सीजन अवेलेबल हो गई थी। हमारे पास 5 लाख रुपए थे और हम ऑक्सीजन नहीं दे पाए थे। तो उस टाइम एक चीज, वो मुझे लगता है कि वो मेरे दिमाग में एक उसकी इमेज बनी हुई है, वो मुझे पावर देता है और उसी वजह से मैं चल पा रहा हूँ, मेरे पैरों में दर्द नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ वो है, उसकी एक पिक्चर बनी हुई है। अगर आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, मैं जिसको भी बोलना चाहता हूँ, अगर आप इमोशनल हैं और आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं तो अपने इमोशंस को डिफाइन करिए। और कल में रोने से अच्छा है कि आज में मेहनत करिए। मैं नहीं चाहता कि आने वाली जनरेशन रोए, उसके लिए आज मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि आने वाले टाइम के लिए कुछ तो ऐसा हो जो मैं लोगों के लिए एटलीस्ट उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाऊँ। यूथ जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी टैकल करता है तो उसका बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आता है। जैसे अगर मैं 26 से 25 ईयर्स एज में हूँ, 35 तक शायद मैं 1% ही सही बट कुछ ना कुछ चेंज लाके खड़ा करूँ। अगर मैं कंसिस्टेंसी से करता गया तो एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, और जो 1% चेंज होगा ना, वो 142 करोड़ लोग की लाइफ में इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा। और जो इम्पैक्ट छोड़ के जाते हो ना, वही रेवोल्यूशन होता है। तो उसके लिए हमें काम करना चाहिए, क्योंकि आप पैसा तो कमा लोगे, ठीक है, हर कोई कमा के जाता है इस दुनिया से, बट मुझे लगता है कि आपकी एजुकेशन का जो मेन मतलब है वो है कि लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना है। जैसे कि अगर आप गौतम बुद्धा की बात करें तो उनकी एजुकेशन का मतलब है उन्होंने लोगों की लाइफ में वैल्यूज ऐड किया। अगर आप विवेकानंद की बात करें, उन्होंने, उनकी एजुकेशन का मतलब है उन्होंने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करी। अगर डॉक्टर बाबा अम्बेडकर साहब की बात करें तो उन्होंने अपनी एजुकेशन को यूटिलाइज किया लोगों की लाइफ को बदलने के लिए। अगर हम एज ए ह्यूमन, जो हमारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोसाइटी को, फैमिली को, कंट्री को कंट्रीब्यूट करना है। आज भारत का जो यूथ है, भारत के ऊपर लाइबिलिटी बन के बैठा है। 55% का यूथ पोटेंशियल है भारत के अंदर। हम चाहें तो पूरी दुनिया के ऊपर अपना परचम लहरा सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा यूथ हमारे पास में। उसके बावजूद भी हम केवल रील्स की वीडियो बनाए जा रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक डेटा रिलीज हुआ था 2017 के अंदर, हम सिर्फ सोशल मीडिया के बस 18 के अंदर 3 से 3.5 घंटे सोशल मीडिया पे अपना टाइम कंज्यूम करते थे। आज वो टाइम 7 से 8 घंटे पहुंच चुका। हम देख क्या रहे हैं वहां पर? रील्स की वीडियो। और आपके समय को यूज करके पैसा कौन कमा रहा है? फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम इसलिए ऐसा डिजाइन किया गया है कि हमें बाद में एंड ऑफ द डे जाके बनाएगा नौकरी, मतलब उसको नौकरी ही ले लेगी। अगर क्लास 6 में बच्चे को बता दिया गया होता कोडिंग कौन सी चीज है, तो क्लास 12 तक पहुंचते पहुंचते शायद वो रील्स की वीडियो ना बनाता है, पबजी पे वीडियो गेम ना खेलता, और शायद कुछ इन्वेंशन कर रहा होता, शायद यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी हम भी कोई एप्लीकेशन बनाते और उनके समय को यूज करके हम भी पैसा कमाते। आज हमारे समय को यूज करके वो पैसा कमा रहे हैं। तो जब इतनी चीजें हैं, उसके बाद भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे टिकटॉक आता है सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर 83 मिलियन डाउनलोड्स उसके इंडिया के हो जाते हैं। 83 मिलियन डेटा लेकर चला जाता है। जब इतनी बड़ी पोटेंशियल तुम्हारे इंडिया में है, तुम इतना डेटा कंज्यूम कर रहे हो, डेटा सबसे ज्यादा फ्री है, पूरे दिन 7-8 घंटा दे रहे हो, तो इंडिया की एप्लीकेशन क्यों नहीं बना सकते? ऐसा कोई रेवोल्यूशन क्यों नहीं ला सकते इंडिया के अंदर? ला सकते। लेकिन आज भी भारत का जो यूथ पोटेंशियल है वो रूरल एरियाज के अंदर बिलोंग करता है, और जो रूरल एरियाज की जो एजुकेशन जो डिजाइन की गई है वो कहीं ना कहीं जॉब ओरिएंटेड डिजाइन की गई, उसकी वजह से हम फेल होते हैं। हमारी जो फर्स्ट प्रियोरिटी होती है कि 12th के बाद हमें जॉब की तरफ जाना है, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जाना, हमें एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी करने के लिए जाना, उधर बीएससी, बीकॉम, और ये कंप्लीट होने के बाद नीट, जेई के लिए जाना है। मतलब उसका कॉम्पिटेटिव एग्जाम पहला फोकस होता है। दूसरा होता है कि मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद किसी न किसी जगह से सेट होना। वो ये सोच ही नहीं पा रहा है कि पैसा कमाना और एजुकेशन एक्वायर करना दोनों अलग चीज है। रियलिटी ऑफ एजुकेशन कभी भी चार दीवारियों में नहीं था। रियलिटी ऑफ एजुकेशन हमेशा सोसाइटी के अंदर, नेचर के अंदर था। अगर आप देखेंगे गौतम बुद्धा ने सिर्फ क्या किया, वो कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े? उन्होंने सिर्फ अपने ऊपर काम किया, ध्यान किया, और पूरी दुनिया को उन्होंने मैसेज दे दिया। जितने भी चीजें आई हैं इस दुनिया से, वो कहीं ना कहीं नेचर से आई है। हमें ट्रैवल करना चाहिए। एटलीस्ट भारत के एजुकेशन सिस्टम में ये चीज लाना चाहिए कि एटलीस्ट 2 साल बच्चा कम से कम देश को घूमे, भारत को घूमे। यहाँ पे देखेंगे आप कितनी यहाँ पे इंडिविजुअल स्टेट की अपनी आइडियोलॉजी है, इंडिविजुअल स्टेट की अपना कल्चर है, भाषाएं हैं। यहाँ पे आप अलग अलग ट्रेडिशन है, उसको आप सीखते हैं, फील करते हैं, टच करते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूव हुआ है एक दिन के अंदर आपके ब्रेन के अंदर 75,000 के अबाउट थॉट आते हैं। जो चीज आप देखते हैं उससे रिलेटेड आपके ब्रेन के अंदर इमेजेस बन रही है, और जो इमेजेस बन रही है उसी तरीके से बॉडी रिएक्ट कर रही है। तो जब आप अच्छी चीजें देख ही नहीं रहे हैं, आप केवल रील्स की वीडियो पे 75% वल्गर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो बॉडी रिएक्ट क्या करेगी? वो देख क्या रही है? ब्रेन में इमेजेस क्या बन रहे हैं? तो आज के यूथ पोटेंशियल को मुझे लगता है इसकी तरफ जाना चाहिए, थोड़ा सा रियलिटी ऑफ कंटेंट को कंज्यूम करना चाहिए। सेल्फ ओरिएंटेड होने की बहुत जरूरत है, जॉब ओरिएंटेड होने की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी चीज, रिजल्ट ओरिएंटेड होने की जरूरत नहीं। जैसे मैं चल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि एंड ऑफ द डे मैं कितनी सक्सेस अचीव करने वाला हूँ फ्यूचर में, या मुझे मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी।
अगर 35 साल के बाद भी मुझे सक्सेस मिलेगी ना, तो उसके लिए भी आशुतोष तैयार है कि जब मेरे बाल बिल्कुल सफेद हो चुके होंगे, दांत होंगे नहीं मेरे, उस टाइम अगर मुझे सक्सेस मिलेगी, तो उस टाइम के लिए भी मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे अपना 100% देते रहना तब तक, जब तक मैं कुछ चेंज लाके ना खड़ा करूँ। तो सक्सेस की कोई डेट नहीं होती कि कब मिलने वाली है, उस डेट के लिए आपको मेहनत करते रहना है। बस आप कंसिस्टेंसी से करते जाएंगे, डेफिनेटली यू कैन चेंज समथिंग इन फ्यूचर, आप कर सकते हैं कुछ ना कुछ। तो उसके लिए फिलहाल हमें हमें करना चाहिए, और हमें अपने ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है, रियलिटी ऑफ कंटेंट को कंज्यूम करने की बहुत जरूरत है। और मुझे लगता है कि आज का जो यूथ है वो थोड़ा बहुत तो जा रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से चीजें आई हैं हमारे समाज में, जिस तरीके से सोसाइटी के अंदर बहुत चीजें इजी टू एक्सेस होती गई हैं, उसी तरीके से कॉम्प्लिकेट भी होती जा रही है। जैसे कि आप पहले आप लाइब्रेरी में जाते थे, तो आपको जो कंटेंट मिलता था वो बुक के थ्रू मिलता था। आज आप जाते हैं गूगल के ऊपर, तो गूगल पे कौन सी वेबसाइट ने उस आर्टिकल को, ब्लॉग को लिख दिया है, और उसपे कितनी रियलिटी है ये हमें पता नहीं चलता। जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं उसी को हम सोसाइटी में सर्व कर रहे हैं। किसी को तो पता ही नहीं है ना उस जो वेबसाइट है उस पर जो ब्लॉग लिखा है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे कौन कौन काम कर रहा है। वो उसने कुछ भी अपडेट कर दिया और वो एक छोटी सी इमेज सर्वाइव होगी, कंटेंट पूरा सर्वाइव हो रहा है सोसाइटी में, और उसकी वजह से ग्रामेंस पैदा होता है। तो जब तक आप रियलिटी ऑफ कंटेंट को कंज्यूम नहीं करेंगे, तब तक अपने आप को भी नहीं आप पहचान पाएंगे। दूसरी चीज, आप कुछ भी चेंज नहीं ला सकते। और मुझे लगता है ह्यूमन का मतलब है, अगर आप एज ए ह्यूमन कुछ भी करना चाहते हैं, सबसे पहले सोसाइटी में वैल्यूज ऐड करिए, कि हमारे जीवन का सिर्फ एक मतलब है, हम लोगों की लाइफ में वैल्यूज ऐड करें, फिर हम में और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अगर हम सेल्फ ओरिएंटेड होना चाहते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहते हैं, मेरा घर रहे, मेरी गाड़ी रहे, मेरे बच्चे रहे, मेरे कपड़े रहे, मेरा आईफोन रहे, अगर मेरा है तो फिर तो आप जानवर से भी बदतर है। बट अगर हमारे की बात करते हैं कि नहीं हमारा है, सब मिलके करेंगे, हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, वहां पे सोसाइटी की बात कर रहे हैं, कंट्री को कंट्रीब्यूट करने की बात। फिलहाल वो उसी आइडियोलॉजी के साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए, और इसी चीज को लेकर मैं कर रहा हूँ। बहुत अच्छा आपका व्यू पॉइंट है एंड जैसे आप चीजें सोचते हैं। मेरे को आपसे ये पूछना होगा कि जैसे जो कॉमनर्स है, जैसे हम जैसे लोग हैं, जो आई थिंक जो स्टूडेंट्स हैं और जो जिनके पास है अभी भी 9 to 5 एंड जो कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वो एनवायरनमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? मैं बस ये बोलूंगा कि एटलीस्ट 5 लोग को ना एक पेड़ लगाओ, और 5 लोग को फॉरवर्ड करो। क्योंकि मैंने देखा कि जब भी मैं पेड़ लगाता हूँ ना, तो लोगों का मैसेज आता है मेरे पास कि अच्छे काम करने के लिए दिखाना नहीं चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ 75% 80% जो कंटेंट है, जो वल्गर कंटेंट है, उसको तो लोग फ्री होके सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब शेयर भी कर रहे हैं और अपलोड भी कर रहे हैं, उसको पूरी दुनिया में शेयर भी कर रही है। तो अच्छा काम क्यों नहीं दिखा सकते? अच्छा काम दिखाओगे नहीं तो बुराई तो हावी हो रही है ना, फिर वो तो और हावी होती जाएगी। यार 75% है, कल 85 होगी, 95 होगी, 100% होगी, ह्यूमन खत्म हो जाएगा। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि आप एक पेड़ लगाओ, उस एक पेड़ को 5 लोगों को सर्व करो, और एक पेड़ को लगाने का जो मतलब है वो लोगों को समझाओ कि आप सिर्फ एक पेड़ लगाते हो, लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर जितनी स्पीसीज है, और अगर 7.3 बिलियन की बात करें, 7.3 बिलियन पॉपुलेशन है भारत की, मतलब पूरे अर्थ की, उस 7.3 बिलियन लोगों को आप कॉन्ट्रीब्यूट कर देते हो सिर्फ एक पेड़ लगाने से। ये पावर है, क्योंकि अर्थ के साथ जब कोई चीज कनेक्ट होती है, तो वो मतलब वो पूरे नेचर के साथ कनेक्ट होती है, और नेचर से ही सब कुछ जुड़ा है। तो आप एक पेड़ लगाते पूरी पूरी दुनिया को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आपका एक पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज आपको ये बताना है कि हमारा जो डेली डाटा, जो हमारा ऑक्सीजन कंजम्पशन है, डेली का 4 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर ऑक्सीजन डेली कंज्यूम कर रहे हैं, 4 सिलेंडर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो पेड़ है वो 4 सिलेंडर आपका कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, वो आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो अगर वो पेड़ होंगे ही नहीं तो ऑक्सीजन लेगा कौन और देगा कौन? दूसरी चीज, तो हमें अपना जो एटलीस्ट हम जो दिन का ले रहे हैं, एटलीस्ट हमें उसको तो वापस करके जाना है। पूरी होल लाइफ में हम 12 पेड़ लगा के यूज, मतलब 12 पेड़ काट के यूज कर डालते हैं। ये डेटा आया हुआ है, जिसमें कि अगर आप देखेंगे ये उधर का पेड़ है, ये जितने भी गेट लगे हुए हैं लकड़ी की, मतलब जो भी आसपास आपके दिखेगा वो कहीं ना कहीं लकड़ी से बना हुआ है। वो लकड़ी कट रही है, उसके बाद वो बन रही है। तो एक इंसान अपने पूरे जीवन, पूरे होल लाइफ में वो 12 पेड़ काट के यूज कर डालता है। तो फिलहाल इसी चीज को लेकर मैं पॉलिसी की डिमांड कर रहा हूँ। इसको लेकर ही मैं 21 स्टेट के चीफ मिनिस्टर से, वहाँ के फॉरेस्ट मिनिस्टर से और हर जिले के कलेक्ट्रेट से मिल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ स्कूल के अंदर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के बीच में एक पॉलिसी लाई जाए। जब बच्चा स्कूल के अंदर जाता है, तब बच्चे को स्कूल की तरफ से एक पेड़ दिया जाए, बच्चा उस पेड़ को प्लांट करे, उसकी एनुअल ग्रोथ के बिहार पे उसको बोनस मार्क्स दिया जाए। अगर ये करने में कामयाब होते हैं, तो सिर्फ जिस स्टेट में, अभी तमिलनाडु स्टेट में हूँ, इस स्टेट की बात करें तो यहाँ पे हर साल 50 लाख पेड़, और पूरे देश की बात करें तो 20 करोड़ से ज्यादा पेड़ हर साल हम लगाने में कामयाब हो पाएंगे। और जो सबसे अच्छी चीज होगी, वो 20 करोड़ बच्चे को एटलीस्ट हम इन्वायरमेंटलिस्ट बना देंगे।
क्योंकि पेड़ लगाना सॉल्यूशन नहीं है, एनवायरमेंटलिस्ट बनाना सॉल्यूशन है। और जब वो 12 साल में 12 पेड़ लगा देगा तो जो उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो फुलफिल करेगा ही, बट उसके बाद जो निकलेगा ना वो इन्वायरमेंटलिस्ट बन के निकलेगा। उसको पता रहेगा पॉलिथीन क्यों नहीं यूज करनी ज्यादा, उसको पता रहेगा कि हमें पानी क्यों नहीं बर्बाद करना, उसको पता रहेगा कि कौन सा पेड़ ऑक्सीजन है ज्यादा प्रोड्यूस करता है, उसको इंडोर आउटडोर प्लांट के बारे में पता होगा। वो नेचर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और बोला जाता है इफ यू लव ए ट्री यू विल बी मोर ब्यूटीफुल देन बिफोर। अगर आप किसी पेड़ से प्यार करते हैं तो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं या फिर होने लगते हैं। तो उसकी जो अपने अंदर जो उसका इंट्रापर्सनल है ना वो चेंज होने लगता है, वो सच में ह्यूमन बनता है। उसके अंदर जो एक इमोशन है ना अपने आप से कनेक्ट हो जाता है। और मैंने भगवत गीता में बहुत टाइम पहले एक लाइन पढ़ी थी कि अगर आपकी एज केवल 13 साल है तो भी आपको पिता बनाया जा सकता है अगर सिर्फ आपसे एक पेड़ लगा दिया जाए। क्योंकि जब बच्चा किसी एक पेड़ को लगाता है तो उसको बच्चे की तरह पालता है। जब कोई भी लड़का या लड़की कोई भी हो अगर किसी एक पेड़ को प्लांट करता है ना तो उसको बच्चे की तरह पालना पड़ता है। और बच्चे की तरह जब आप पालते हैं तो उससे इमोशनली आप कनेक्टेड हो जाते हैं। और जब किसी भी चीज से आप इमोशनली कनेक्टेड होते हैं उसको आप फील करते हैं वो मेरा बेटा है। आप किसी डॉग से प्यार करिए, उस डॉग को एक वक्त के बाद आप बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब उसको अगर थोड़ी सी भी चोट आ जाए ना तो सबसे ज्यादा पेन होने लगता है, क्योंकि हम उस चीज से इमोशनली बहुत कनेक्ट हो चुके हैं। जो भी नहीं हर जगह ब्लड रिलेशन, कहीं ना कहीं हम उसको फिजिकली भी उससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो वो चीज कहीं ना कहीं मैंने भगवत गीता में पढ़ी थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि गुरुकुल का होना बहुत जरूरी है भारत के अंदर। जो पहले की चीजें थी ना, गुरुकुल में 5 साल का बच्चा जाता था, 14 साल की एज में वापस आता था, कंप्लीट पैकेज बन के आता था। उसको ये भी पता होता था कि अपनी रक्षा कैसे करनी है, समाज की जैसा रक्षा कैसे करनी है, साम्राज्य कैसे चलाना है, और अच्छाई और बुराई की पहचान उसको हुआ करती थी। आज 14 साल के बच्चे को सिर्फ और सिर्फ पबजी के बारे में पता होता है, उसको रियलिटी ऑफ कंटेंट के बारे में पता ही नहीं। मैं नहीं कहता पबजी गलत है, लेकिन एटलीस्ट इन्वेंशन की तरफ तो जाओ, यूजर मत बनो, क्रिएटर बनो। मेरा मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि इंडिया को क्रिएटर बनाना है ना कि यूजर बनाना है। इंडिया पूरी दुनिया कोई भी बिजनेस प्लान करती है तो सबसे पहले उसका फोकस इंडिया होता है, सेंटर पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 142 करोड़ लोग हैं। और जिस देश में 85 करोड़ से ज्यादा लोग यूथ हो, उस देश की पॉपुलेशन आने वाले टाइम पे कितनी एक्सपेंड हो सकती है 2050 तक। अकॉर्डिंग टू अभी डब्ल्यूएचओ ने भी रिपोर्ट जारी करी है, 2050 तक हम 2 बिलियन हो जाएंगे भारत में। 2 बिलियन पॉपुलेशन के साथ इंडिया को सर्वाइव करना आसान नहीं है। और उस टाइम हमारे पास में कंस्ट्रक्शन मास लेवल पे हो रहा होगा, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही होगी, तो आपको रहने की जगह चाहिए। और जब वो चीजें हो रही होंगी तो आपकी जो लैंड है वो कम होती जाएगी, क्योंकि जो लैंड है हमारे पास में 75% एरिया में पानी है, 25% एरिया में फॉरेस्ट है, माउंटेन है और लैंड है। 11.1% वाला जो एरिया है वहां से हम प्रोडक्शन करते हैं। और आप देखेंगे जब 1952 में जब भारत देश आजाद हुआ था तब 1 बीघा जमीन के अंदर हमें लगभग लगभग 2 से 3 कुंटल चावल की जरूरत पड़ती थी, बट आज वही 7 से 8 कुंटल पहुंच चुका है। क्यों पहुंच चुका? क्योंकि पॉपुलेशन एक्सपैंड कर गई है। जब पॉपुलेशन एक्सपैंड करी तो हम लोग केमिकल यूज करना शुरू किए, और आज जो भी लोग कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं वो केमिकल फूड कंज्यूम कर रहे हैं। तो 2050 तक इंडिया कैसे सर्वाइव करेगा? उस टाइम हमें प्रोडक्शन और करना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन करोगे तो केमिकल यूज करोगे, जब केमिकल यूज करोगे तो ह्यूमन तो खत्म होता जा रहा है ना। जो आपकी 100 ईयर्स की लाइफ थी वो 60 ईयर्स पहुंच चुकी है, आने वाले टाइम में 40-35 हो जाएगी, फिर क्या ही मतलब है आपके जीने का। तो अगर हमें कुछ भी बचाना है तो सबसे पहले अपनी मदर अर्थ को बचाना। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 100 ईयर्स सपोज जीना है, तो 100 ईयर्स जीना तो मैं कार ना चलाऊं, मैं साइकिल चलाऊं, मैं बाइक ना चलाऊं, मैं साइकिल चलाऊं, मैं मेडिटेशन करूं, एक्सरसाइजेस करूं, केमिकल फूड्स ना लूं, ठीक है, अच्छे से करूं, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी एज 10 साल बढ़ा सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता होगा कि अगर ह्यूमन लाइफ देखा जाए तो 100 ईयर्स कैलकुलेट की जाती है, मैं उसमें 10 साल तो अपने आप को लेके जा सकता हूँ। वैसे ही अर्थ की लाइफ है, हम अर्थ को बचा नहीं सकते, बट आने वाले टाइम में इसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। कि अगर ये 1000 वर्ष में खत्म होने वाली है तो एटलीस्ट इसको हम 2 से 3 हजार और 2 से 3-4 हजार तक लेके जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके जो बच्चे हैं वो समझदार हो गए। आज उसके जो अपनी जो मदर अर्थ के जो बच्चे हैं ना, ये पागल हो गए पैसे के लिए। इनको लगता है कि सब कुछ पैसा है, उसके बाद ही कुछ आता है, जबकि पैसा आपके जीवन में चौथे नंबर पे आता है। तो मैं यूथ को ये बोलना चाहूंगा, एटलीस्ट जो हमारी जनरेशन 23 सेंचुरी के जो यूथ है, मैं उनको ये बोलना चाहूंगा एटलीस्ट एक पेड़ लगाओ, और उसको ना उसकी पूरी वैल्यू 5 लोगों को सर्व करो। क्योंकि जब आप लगाते हैं तो 5 तक पहुंचेगा, और जब 5 लगाएंगे तो 25 तक पहुंचेगा, और जब 25 लगाएंगे तो 75 होगा। मतलब उसके जो कनेक्शन है ना, पूरे भारत में 1 साल के अंदर हम शायद 152 करोड़ में से 50 करोड़ लोग तो आसानी से रीच कर सकते हैं। बस यही एक मिशन है, इसलिए मैं 1000 स्कूल्स में जा रहा हूँ, बच्चों के साथ सेमिनार्स कर रहा हूँ, उनको बताया जा रहा है बेटा बस हमें इसके लिए लड़ना है, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी चीज है। उससे बात तो जीवन आ ही जाता है। को एटलीस्ट कुछ तो रियलिटी
ऑफ कंटेंट का एग्जाम्पल सेट किया जा सके, क्योंकि जब तक लोगों के पास में एग्जाम्पल्स नहीं होंगे तब तक उस चीज को करेंगे नहीं। और मैंने अपनी जॉब भी इसी वजह से रिजाइन करी है, क्योंकि आशुतोष एक 25 साल का लड़का है, लोग मुझ पे एलिगेशन लगाते हैं कि तूने क्या कर दिया, ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि ज्ञान दे रहा है। क्योंकि बोलने के लिए तो 90, अगर देखा जाए 2019 या 20 में भी मेरे पास में बहुत कंटेंट इन्वायरमेंट के ऊपर, लेकिन नहीं बोल सकता था क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था। आज जब मैं पैदल चल रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि मैं अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। और जब मैं 8,000 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ तो लोग मुझे एटलीस्ट अब लाइटली नहीं लेते। अब जो भी स्कूल्स में जा रहा हूँ वो स्कूल्स भी अच्छे से में एक्सेप्टेंस आ चुकी है, उनको लग रहा नहीं ये सच में काम कर रहा है सोसाइटी को। दूसरी चीज ये है कि मैं नॉर्थ इंडिया में ज्यादा काम कर पाऊंगा आसानी से। उसका रीजन ये भी है कि उधर रीजनल लैंग्वेज का फोकस ये है कि जल्दी अब नॉर्थ इंडिया पहुंचूं। मैंने बहुत ट्रैवल कर लिया है, तो अब जल्दी से नॉर्थ इंडिया पहुंचूं। बहुत जल्दी पहुंचने वाला हूँ गोवा, गोवा से फिर मुंबई, और मुंबई से फिर मैं स्कूल्स के अंदर बड़े लेवल पे सेमिनार्स करना शुरू करता हूँ। वहां पहुंच के सोनू सूद से भी मिल रहा हूँ और बहुत मन है मिलने का उनसे। तो उनसे भी फिलहाल मेरी बातचीत हुई है कुछ लोगों से उनके फाउंडेशन में, तो वहां पे उनसे मुलाकात होगी और उनके द्वारा भी हम लोग कुछ बड़ा प्लान करने के लिए सोच रहे हैं। और वापस अयोध्या पहुंच के 1 लाख पेड़ लगा रहे हैं, जिसमें पूरे देश की फिलहाल मुझे जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल आपको भी मैं इनवाइट कर रहा हूँ, आप आइएगा अयोध्या, मिल के साथ पेड़ लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आई वुड लव टू कम। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।